हाँ जी, तो आज हम जानेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं। नमस्कार, सबका स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। व्याख्यान नंबर 3 यानी लेक्चर संख्या 3 अपने ज्यामिति के इकाई में हमारा पाठ चल रहा है यूक्लिड की परिचय की ज्यामिति। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जो यूक्लिड साहब ने अपना ग्रंथ लिखा यानी कि पुस्तक, उसके बारे में। फिर हम चलेंगे यूनानी गणित के बारे में, जानेंगे कि आखिर यूनान में ज्यामिति कैसे बनाई जाती थी, उनका सोच क्या था ज्यामिति को लेकर। फिर हम देखेंगे ठोस, तल या पृष्ठ, रेखा और बिंदु, ये सब आखिर है क्या। उसके बाद हम कुछ थोड़ा हटकर जानेंगे कथन, जिनके अंदर आते हैं प्रमेय, कंजक्चर और अभिगृहित। और अंत में जानेंगे हम यूक्लिड की परिभाषाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो यूक्लिड साहब ने क्या काम, तो यूक्लिड साहब का काम ये था कि उन्होंने उस समय तक की, जब वो जिंदा थे तब तक की ज्यामिति में जो भी विकास हुआ था उसको उन्होंने एक तार्किक आधार पर एक पुस्तक का रूप दे दिया। ठीक, ये हम बता चुके हैं। अब चलिए थोड़ा उस पुस्तक के बारे में जानते हैं। तो उस पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है मूल तत्व। तो क्या कहा जाता है? मूल तत्व। ठीक है, ये हमारा हिंदी का नाम है। पर जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि ये उनकी पुस्तक का असली नाम नहीं है। उनकी पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी गई थी और उनके पुस्तक का नाम था अस्टोइकेइया। अस्टोइकेइया। अब आप पूछेंगे कि भैया ये अस्टोइकेइया क्या होता है? तो अस्टोइकेइया का अर्थ होता है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई, तो उससे हम लोगों को उतना मतलब नहीं है। आइए थोड़ा जानते हैं कि उन्होंने क्या डाला था। तो जो यूक्लिड का ये किताब था, ये 13 अध्यायों में बटा हुआ था। 13 अध्यायों में मतलब छोटे छोटे 13 ठो पुस्तिकाएं थी, जिनको बुकलेट भी कहा जाता है। उन पुस्तिकाएं में क्या सामग्री भरा हुआ था? तो परिभाषाएं दी हुई थी, अभिगृहित, साथ में अभिधारणा, प्रमेय। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्लिड साहब ने अपने पुस्तक में 465 प्रमेय दिए थे। आज हम जानेंगे कि ये प्रमेय होता क्या है। हमने सुना है बहुत बचपन से थी ये प्रमेय, लेकिन हम जानेंगे कि ये प्रमेय गणित में उसका अर्थ क्या होता है। तो बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, और ये 13 अध्यायों में बटी हुई थी, जिसमें से जो पहला अध्याय है वो बात करता है जो हम आज जानेंगे थोड़ा बहुत। इसके बाद दूसरा अध्याय भी है। कुल मिलाकर 13 अध्याय है। बाद के समय में इसमें 2 अध्याय और जुट गए। तो वो कैसे हो गया? तो जो आने वाले लोग हैं जिन्होंने यूक्लिड की जो ज्यामिति है उसके ऊपर अपना विचार प्रकट किया, तो उन्होंने 2 अध्याय अपने से भी डाल दिया। तो ये रहा कुछ एक्स्ट्रा, हमने आपको बताया अभी कि कुछ और भी हुआ था। ठीक, तो ये अभी हमने जाना कि क्या सामग्री भरी हुई थी। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि अब चूंकि यूक्लिड साहब
खुद यूनान के थे, तो यूनान में जो ज्यामिति है उसको कैसे लिया जाता था, यानी उसके बारे में क्या विचार था। तो जो हमारा यूनान था, हमारा तो नहीं था, उन लोगों का ही था। तो यूनान में जो गणित है, जैसा कि हमने आपको बताया है था कि वो अधिक सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक का मतलब उन्होंने उसको एक विकास के विज्ञान के तौर पर, दर्शन शास्त्र के तौर पर विकसित किया। जबकि भारत और मिस्र में हमने आपको बताया है कि भारत, मिस्र और बेबीलोन में ये जो तीनों देश थे, इनमें जो गणित है यह उपयोगी गणित अधिक थी, यानी कि कैसे हम उनका दैनिक जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। जबकि यूनान में ऐसा था कि उनके पीछे का सिद्धांत जानना है, सबका अपना अपना विचार होता है, वहाँ के लोग अलग थे। और कोई इसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसी से विज्ञान अगर सिद्धांत नहीं होगा तो उसका उपयोग नहीं होगा, और उपयोग नहीं अगर होगा तो नया सिद्धांत आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यूनान में जो गणित थी उसको लिया ऐसे जाता था कि, माफ करिए, ज्यामिति, तो उन्होंने ज्यामिति को अपने विश्व के समान सोचा, यानी उन्होंने ऐसा सोच लिया कि जो ये हमारी पूरी दुनिया है यही ज्यामिति है, जो ये सामान इसमें रखे हुए थे वो ज्यामिति है। इसके लिए बहुत अच्छा आपकी जो NCERT पुस्तक है, या कह लो BTC का जो बुक है, वो हिंदी माध्यम वाला, उसमें का जो लिखा हुआ है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, क्योंकि वो बहुत उत्तम लिखा हुआ है, क्योंकि हम पढ़ते हैं। तो सुनिए, यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांती या प्रतिमान यानी मॉडल सोचा, जिसमें वे रहते थे। बिंदु यानी पॉइंट, रेखा यानी लाइन, तल यानी प्लेन या पृष्ठ सरफेस इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। आकाश, स्पेस और उनके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामिति अवधारणा विकसित की गई। ठीक है, तो समझे नहीं होंगे तो देखो, इंसान जो अपने आसपास देखता है उसी से सीखने का प्रयास करता है। तो उन्होंने जो ठोस वस्तुओं को देखा, ठीक है। अब ठोस वस्तु में उन्होंने क्या देखा कि जैसे में देखो, ये एक ठोस वस्तु है, ये ठोस वस्तु के अंदर देखो ऊपर क्या दिख रहा है, तो तुमको पता है कि ये कोई सतह है। तो उन्होंने ये मान लिया कि कोई एक ठोस वस्तु है, ठीक। उस ठोस वस्तु का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर एक तल है। क्या है? बाउंड्री पर एक तल है, जिसको बोलते हैं प्लेन या पृष्ठ है, जिसके बारे में हमने आपको क्षेत्रमिति में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या सोचा कि जैसे में ये देखो, हम तुमको एक्सपेरिमेंटे से दिखाते हैं, समझ। ये क्या है? देखो, ये वाला एक सरफेस है, ये वाला एक पृष्ठ है। हाँ जी है। तो इस पृष्ठ के बाउंड्री पर क्या है? इस बाउंड्री पर कुछ दिख रहा है, तो इसको उन्होंने बोल दिया रेखा। ठीक है, अब देखो ये कोई रेखा हो गई। अब जहाँ पर मेरा पेन चल रहा है, अब देखते जाओ आगे। इस जैसे में हम अपने कॉपी पन्ना को इधर मोड़ते हैं, देखो जैसे में ये लाइन हो गया, इस लाइन के किनारे पर क्या है? इस लाइन के किनारे पर जो है उसको उन्होंने बोल दिया बिंदु। तो इस तरह से उनके अंदर ज्यामिति को लेकर जो तल है, जो ठोस है, यानी तल, रेखा और बिंदु, उसको उन्होंने अपने आसपास के चीज़ों से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये रहा अभी यूनान में कैसे ज्यामिति चल रहा था। जैसे में उन्होंने क्या देखा कि ये कोई ठोस वस्तु है। जी हाँ, है। इस ठोस वस्तु जब उन्होंने कहीं, मान लो आकाश में ऐसे ही रखने का मतलब ऐसे ही उठाया, तो उन्होंने क्या देखा कि भैया
ये जो ठोस वस्तु है, ये यहाँ पर जो भी आकाश है, इसके ऊपर भी हवा है, इसके नीचे भी हवा है। तो इस हवा को इसने, इस पेन ने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, यानी यानी ये पेन जो है, इसके अंदर कुछ तो है जो इस हवा को बांट दे रहा है। और वो है क्या? तो वही इसका बाउंड्री है। बाउंड्री यानी वही जो हमने आपको बताया था, तल। ये सरफेस है, यही ना सरफेस इस हवा को रोक दे रही है इसके नीचे जाने से। ठीक है, और क्या? तो उन्होंने देखा कि इस पेन को उठाकर कहीं पर लेके जाया जा सकता है। ठीक है, और क्या देखा? कि इसको मापा भी जा सकता है। और क्या देखा? कि इसका कुछ स्थान है, इसका कुछ आयतन है। तो ये चीज़ें उन्होंने गौर किया, और इसी के आधार पर उन्होंने, जैसे अपनी होता है, अपने अंदर अपने से जो देखा उस पर अमल करने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हम फिर से पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी का या बीटीसी का, क्योंकि बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। हम समझाएंगे, शायद इतने अच्छे से समझा नहीं पाए। तो देखो, एक ठोस यानी सॉलिड का आकार होता है, जैसा हमने आपको बताया, माप और स्थिति होती है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमा, यानी परिसीमा मतलब होता है बाउंड्री, जो ऊपर है वो क्या है? पृष्ठ है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है, और इनकी मोटाई नहीं होती। इसमें एक बहुत खास बात कि ये जो बाउंड्री है, इसके ऊपर जहाँ पर मेरा अभी हाथ चल रहा है, उसका कुछ मोटाई नहीं होगा। यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है, मतलब बदल जाता है। अब असल के जीवन में आपको कुछ ऐसा मिल ही नहीं सकता जिसमें कुछ मोटाई नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो यूक्लिडीय ज्यामिति है, ये असल की ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो असल की ज़िंदगी में जो हमारा विश्व है वह अयूक्लिडीय है। परंतु उस समय जो ज्यामिति थी अपने विकास पर थी, तो उन्होंने सोचा कि यही सच है। उन्होंने सोच लिया ये जो सॉलिड है, इसका ये सरफेस है, और इसका जो ऊपर वाला है, इसका बाउंड्री पे कोई मोटाई नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र यानी कर्व्स या सीधी रेखाएं यानी लाइंस होती है। अब हमने आपको बताया है कि ये जो बाउंड्री है, या तो ये देखो, जैसे में ये बाउंड्री कैसा है, एकदम समतल है, और ये इसका कैसा है, इसका जो पृष्ठ है ये वाला वक्र है। ठीक है, वक्र, कर्व्स या सीधी रेखाएं लाइंस होती हैं। इन रेखाओं के सिरे बिंदु यानी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इतना समझे आप कि भैया इन रेखाओं के सिरों मतलब या इनके अंत में, मान लो ये एक रेखा हो गई, इस पेन को भी रेखा मानो, तो इसके एंड में यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, क्योंकि उन लोगों को तो भैया उतना पता था नहीं, तो उन लोगों ने बिंदु किसको मान लिया? तो जो यहाँ पर है, इस पेन के एक एंड पर यानी एक सिरे पर और दूसरे पर। ठीक है, तो ये उनका विचार था। अब आगे चलो, ठोसों से बिंदुओं यानी ठोस पृष्ठ रेखाएं बिंदु तक के 3 चरणों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार, जिसे हम विमा यानी डायमेंशन भी कहते हैं, से वंचित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं, एक पृष्ठ की 2 विमाएं, एक रेखा की 1 विमा और एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती। समझो, अब इसको बहुत आसान है। हम लोगों ने क्या किया है भैया कि कोई भी ठोस था, उन्होंने ऐसा सोचा उसको कि इसका विमा है, हम बता चुके हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उन्होंने ऐसा सोचा कि जैसे जैसे उन्होंने क्या, सबने, या अभी भी ऐसा ही है कि जैसे जैसे आप नीचे चलते जाते हैं, यानी ठोस से तल में जाते हैं, तल से रेखा में जाते हैं, और रेखा से बिंदु में जाते हैं, तो जो एक विमा यानी एक डायमेंशन कह लो, जैसे लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, वो घटते जाती है। तो एक ठोस की कितनी विमा हो गई? 3। ऐसे ही तल की कितनी हो गई? 2। क्यों? क्योंकि तल में हमने मानकर चला है कि मोटाई नहीं होगी। ठीक है, अभी रेखा में ऐसे ही हम लोग जानेंगे आगे कि रेखा का उन्होंने क्या परिभाषा किया। और बिंदु, तो बिंदु में कितना विमा? 1 भी विमा नहीं, क्योंकि रेखा में तो 1 विमा हो गई, अब बिंदु में 1 - 1 = 0।
तो अभी हमने आप समझाया आपको कि ये ठोस तल पृष्ठ का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है और क्या कॉन्सेप्ट था। तो भैया कुछ नहीं, ठोस की कितनी विमा 3, इसकी तल की 2, रेखा की 1 और बिंदु की 1। अभी हम लोग आगे जानेंगे, पहले यूक्लिड साहब की परिभाषा जानने के बाद कि इन सब का परिभाषा क्या उन्होंने रखा था। अब चलो आगे चलते हैं। ये जो चौथा चीज़ है, क्यों ऐसा हम डायरेक्ट यूक्लिड की परिभाषा इसलिए नहीं अभी बता रहे हैं, क्योंकि हमें पहले समझना पड़ेगा कि भैया ये कथन क्या होता है, ये प्रमेय क्या होता है। तो देखो, इस कथन को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले वाक्य। कोई भी वाक्य क्या होता है, हम मान लो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे अभी ही बोल रहे हैं तो ये एक वाक्य हुआ। पर जब गणित में बात आती है तो सबको नहीं तुम बोल सकते हो। तो गणित में वैसे वाक्य, कोई भी वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं कथन। समझो क्या बोल रहे हैं हम, एकदम साधारण भाषा में। गणित है, जैसे में हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं 7 = 4 + 3, तो हमने कुछ यहाँ पर लिखा, ठीक। ये या तो सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए। तो 7 = 4 + 3 होता है, तो जी हाँ होता है, इसका मतलब ये एक सत्य कथन है। तो ये क्या हो गया, एक सत्य कथन हो गया। और मान लो ऐसे लिखते हैं क्या, 7 = 2 + 3। अब तुमको पता है कि ये गलत है, तो इसको क्या लिख दोगे, असत्य कथन। क्या, तो असत्य कथन। पर दोनों केस में ये क्या है, दोनों केस में ये कथन है। क्या है भैया, ये कथन है। तो कथन कब नहीं होगा, जब कथन तब नहीं होगा जब हमको पता नहीं हो। जैसे में हम एक वाक्य लिखते हैं, ये वाला बहुत सिंपल सा, तुमने सुना होगा, जैसे आज वर्षा होगी, ठीक है। तो ये आज वर्षा होगी यानी आज पानी बरसेगा, इसका कोई फिक्स है, या ये सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। तो हमको पता नहीं है, इसलिए ये कथन के अंदर नहीं आएगा। ये वाक्य हो सकता है, वाक्य इसको बोलेंगे, लेकिन इसको कथन नहीं बोलेंगे। हम समझा चुके हैं क्यों। ऐसे ही मान लो हम एक और बोलते हैं क्या, कि x + y = 4। अब इसमें भी तुमको x का कोई मान पता नहीं है और ना y क्या पता है। x + y 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये भी क्या कथन में आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हमको श्योर नहीं है हम कि क्या होगा। तो ये हमने जान लिया अभी कथन। अब देखो, वैसा कथन जो कि सिद्ध हो चुका है, यानी जैसे में क्या, जैसे में तुमको पता है कि एक हम बोलते हैं कथन कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तुमको पता है कि ये कथन क्या है, सिद्ध हो चुका है। कैसे भी हुआ है सिद्ध, हम लोग अगर जानेंगे भी, आपको अगर मन हो तो आपका जो किताब है उसके अंत में दिया हुआ है परिशिष्ट में, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और क्या, मान लो हम बोलते हैं कि भैया ये 2 ठो समांतर रेखा है और एक कोई तिर्यक रेखा तीसरी इसको काट रही है, तो यहाँ पर जो अंतःकोण हो बनेंगे, इनका योग, या मान लो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो एकांतर कोण बनेंगे, इनका योग ये बराबर होंगे, है ना, ये बराबर होती हैं। ऐसे ही मान लो हम बोलते हैं कि एक वर्ग है, इस वर्ग के चारों कोण समकोण होंगे, ठीक है। तो वैसे कथन जो कि प्रूफ किए जा सकते हैं, जिनका प्रमाण दिया जा सकता है, जो कि सिद्ध हो चुके हैं, उनको बोल देंगे हम लोग प्रमेय। तो आप समझे, प्रमेय किसको बोलेंगे, प्रमेय सबको नहीं बोलेंगे। वैसे कथन जिनको आप प्रूफ कर सकते हैं, जिनको आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं यानी प्रमाण दे सकते हैं, उनको बोलेंगे प्रमेय। और ऐसे समझो, अब ये है, तो कुछ कुछ होता है भैया कथन, जिसको हम अभी जानेंगे अगले वीडियो में। अभी तो परिभाषा जानेंगे यूक्लिड वाला, जिसके लिए तुमको कोई प्रूफ की, तुमको कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती, है ना, जिसके लिए तुमको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे में मान लो हम तुमसे बोलते हैं कि यदि तुम 5 में 5 जोड़ते हो तो जो रिजल्ट है, मान लो कि हम ये बोलते हैं 5 = 5, ठीक है। ये हम कुछ लिखते हैं 5 = 5,
अब हम क्या बोलते हैं तुमको, चलो ऐसे ही मान लो, हम लिखते हैं x बराबर 5 और बोलते हैं कि दोनों साइड तुम 5 5 जोड़ लो, तो नया क्या आएगा, नया आएगा x प्लस 5 बराबर 10। ठीक है, अब तुमको पता है, अब हम बोले कि भैया ये जो हम कथन लिखे हैं, अब बताओ ये कौन सा कथन है। तो इसके लिए तुमको कोई प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं। तुमको पता है कि चूंकि दोनों बराबर है और दोनों में जब तुम 5 जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली भैया बराबर होगा। इसका कोई प्रूफ हम दे नहीं सकता है। काहे नहीं दे सकता है, क्योंकि इसका प्रूफ होता ही नहीं है, नहीं हो सकता है। तुम कहाँ से लाओगे प्रूफ इसका कि भैया 2 और 2 बराबर होता है, तो 2 में 2 जोड़ दिए और तो बराबर 4, अब इसको प्रूफ करो, तो ऑटोमेटिकली बात वहीं पर रुक जाएगी जहाँ से शुरू हुआ था। तो हमने समझा अभिगृहित। अभिगृहित क्या, वैसा कथन जिनके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, जिनको हम मान लेते हैं कि भैया ये सत्य है। अब आते हैं कंजक्चर पे। तो भैया ये कंजक्चर क्या होता है, तो कंजक्चर वैसा कथन होता है जिसको हम लोग, जिसके बारे में श्योर नहीं रहते हैं ये कथन सत्य है, पर हम उसको अपने अंतः ज्ञान से समझ लेते हैं। अंतः ज्ञान क्या होता है, जिसको नहीं बोलते हैं छठी आँख। जैसे मैं कभी कभी तुम्हारे पास कोई सवाल रहता होगा, सवाल ठीक है, और उस सवाल के नीचे रहता होगा 4-5 ऑप्शन, तो तुमको अपने आप दिमाग में आ जाता होगा आंसर कि भैया ये हुआ। ठीक है, मतलब तुमको किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तुमको लगने लगता है। आदमी बोलता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि इसका यही आंसर होगा, और कभी कभी हो भी जाता है ऐसा। तो वो कहाँ से आता है, तो वो अंतः ज्ञान से आता है, जिसको बोलते हैं इंट्यूशन। जैसे मैं मान लो हम तुम्हारे पास ऐसे ये कुल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम पूछते हैं तुमसे कि बताओ इसके बाद क्या होगा, तो तुमको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि इस 8 के बाद 9 होगा। नहीं, तुम क्या बोलोगे, 8 के बाद 9 होगा, बस अपने मन से बोल दोगे। तो वो कहाँ से आया, तो अंतः ज्ञान से आया। तो वैसा कथन जिसका हम लोग अंतः ज्ञान से अपने सही मान लेते हैं, उसको बोलेंगे कंजक्चर। ये हमने समझ लिया। अब आते हैं यूक्लिड की परिभाषाएं पर। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया है, तो यूक्लिड साहब ने कुछ था हम लोग के पास कथन, जिसको उन्होंने परिभाषा के रूप में लिख दिया। तो वही हम लोग अभी जानने जा रहे हैं, तो चलो जाना जाए। तो यूक्लिड साहब ने क्या लिखा, कुछ कथन था जिनको उन्होंने परिभाषा के रूप में लिखा, और वो भैया किसके बारे में है, तो वह बिंदु रेखा इसी सब के बारे में है। यही ज्यामिति की आधारशिला है। क्या है भैया, इसको याद रखना है, ज्यामिति का शुरुआत यहीं से हो रहा है, आधारशिला यहीं पर नींव रखा जा रहा है। जो आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसका स्टार्टिंग यहीं है। तो सुनो, पहला उन्होंने डिफिनीशन क्या बोला भैया, एक बिंदु यानी पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलो। दूसरा क्या बोला उन्होंने, यहाँ पर शुरू में 23 ठो परिभाषा दिया था, 23 ठो 23, जिसमें से हम सिर्फ 6 ठो यहाँ पे लिखे हैं। एनसीईआरटी में भी 7 दिया हुआ है, लेकिन तुमको और भी मिल सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी से सुनते जाओ। दूसरा क्या है भैया, एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई है। तीसरा क्या भैया, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथा, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। और ऐसे ही तुम 5वां और 6ठा भी खुद से पढ़ सकते हो, जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया तो ये क्या है, तो भैया इन्होंने ये बिंदु का, रेखा का और पृष्ठ का, देखो लिखा है ना, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो यूक्लिड साहब ने ये परिभाषा दे दिया है। ठीक है, अब तुम बोलोगे तो इसका क्या करना है, तो इसका हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को मात्र समझना है। क्या समझना है, कि जब गणितज्ञ सब इसको देखें इन परिभाषा को, तो भैया उस समय तक तो ठीक था, लेकिन आज के समय में यदि इसको निचोड़ा जाए तो इसमें गड़बड़ी दिखने लगती है। क्या, तो भैया सबसे पहला दिखता है ये वाला, एक बिंदु है, लिखा है उन्होंने, एक बिंदु यानी पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो अब ये भाग, ये जो शब्द है, इस भाग शब्द
का तो बहुत सारा मतलब हो सकता है ना। जैसे तुम्हारे लिए मान लो कि तुम्हारे पास एक रोटी है और तुम्हारे लिए इसका आधा टुकड़ा एक भाग हो सकता है, तो किसी के लिए इसका इसका पूरा इसका पूरा टुकड़ा है, उसके लिए एक भाग है ना। तो अब ये भाग जो ये शब्द है, इसका कोई साफ साफ परिभाषा उन्होंने दिया नहीं है। समझो क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिंदु को परिभाषित करने के लिए उन्होंने भाग शब्द का उपयोग किया है, ठीक है। लेकिन भाग क्या है ये कौन बताएगा? समझे क्या हमने बोला कि भैया ये तो ठीक है कि बिंदु आप बोल रहे हैं कि जिसका कोई भाग नहीं होता, लेकिन भाग क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए ये गड़बड़ होने लगा। ऐसे ही आ जाओ, दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा क्या है, एक रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई है। तो ठीक है भैया, उन्होंने इसमें दो ठो शब्द का उपयोग किया है, चौड़ाई और लंबाई। अब बात यह है भैया कि अपने उन्होंने पुस्तक में ना चौड़ाई को परिभाषित किया है ना लंबाई को परिभाषित किया है। तो तुम्हारे लिए लंबाई कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और, तब क्या, तब तो होने लगेगा दिक्कत, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ये पांचवा है, उसमें भी सेम कहानी है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, तो जैसे ऊपर था वही वाला। चौथा पे आओ, चौथा क्या है, एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित है। अभी जो इन इसमें उन्होंने दो तीन शब्द का इस्तेमाल किया है। कैसे? बिंदुओं वाला, और कौन एक यूज किया है सपाट, फिर एक उपयोग किया है ये रेखा। तो दिक्कत यह है भैया कि बिंदु को परिभाषित करने के लिए उन्होंने ये भाग शब्द का उपयोग किया, लेकिन भाग क्या है ये तो बताया ही नहीं कि वो उनका भाग से क्या मतलब है। ऐसे ही रेखा के लिए उन्होंने चौड़ाई और लंबाई का उपयोग किया, परंतु बताया ही नहीं कि चौड़ाई और लंबाई उनके हिसाब से क्या है। जब तक तुम समझाओगे नहीं भैया, गणित में यही होता है, मैथ्स में जब तक प्रूफ तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक दिक्कत होने वाला है, बहुत मुश्किल है ये। कम से कम तुम्हारा जो चीज़ है वो प्रमेय में तो कम से कम नहीं आएगा। अब देखो आगे, तो ये जब चीज़ गणितज्ञ सब देखें तब उन्होंने ये महसूस किया कि भैया अगर मान लो कोई भाग है, ठीक है, मान लो बिंदु के लिए तुमने भाग का उपयोग किया परिभाषित करने के लिए बिंदु को। अब मान लो कि भाग के लिए तुम कुछ और का उपयोग करते, है ना। भाग के लिए मान लो तुम कुछ बोलता है कि भैया ये एरिया है, हम इस भाग से हमारा मतलब एरिया, क्षेत्रफल। तो अब सामने वाला पूछेगा कि भैया अब क्षेत्रफल को समझाओ हमको, तो ये सिलसिला कभी खत्म होगा ही नहीं। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो भाग से क्षेत्रफल में हो सकता है, क्षेत्रफल से कोई बोले लंबाई में, तो फिर से वही कहानी, अब फिर से बोलेगा लंबाई को समझाओ, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए गणितज्ञ सब ने दो तीन परिभाषाओं को अनडिफाइंड बोल दिया, यानी अपरिभाषित, यानी इनकी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती है। इनको बस आपको मान लेना है कि भैया ये कुछ है। हाँ, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं यूनान वाले पे। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब भैया हम लोग से असल ज़िंदगी में इसको महसूस कर सकते हैं, जैसा यूनान वालों ने किया था। जैसे में ये एक वस्तु है, इस वस्तु की जो बाउंड्री है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भैया ये सरफेस जैसा है। लेकिन कोई बोल दे कि भैया एक पृष्ठ यानी सरफेस को तुम परिभाषित करो, तो वो संभव नहीं है। बता चुके हैं क्यों। ऐसे ही और क्या, ऐसे ही हमारा है, बिंदु को परिभाषित करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम इसको निरूपित कर सकते हैं। निरूपित यानी दिखला सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि बिंदु को हम एक बिंदु को एक डॉट के समान मान लेंगे कि एक हम पेन उठाएंगे, उस पेन को कॉपी पर रखेंगे ऐसे, तो जो भी आएगा उसको हम एक बोल देंगे ये बिंदु है। परंतु देखो हमने क्या बोला था भैया, हमने बोला था आपसे कि बिंदु की कोई विमा नहीं होती, लेकिन देखो इसका तो विमा हो गया भैया। तो दिक्कत यही है कि परिभाषित इसलिए करना मुश्किल है कहें कि विमा घटते जा रहा है, समझे। और आप एक के बाद एक को जितना भी करी है उसको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंत में जाकर आपको कहीं पर ऐसा मानना ही पड़ेगा जो कि जिसको सत्य हो। जैसा में यहाँ पर हमने बिंदु के लिए
कुछ भाग को मान लिया सत्य, यानी अगर भाग को तुम नहीं मानोगे कि भैया भाग जैसा भी कुछ होता है, तब बिंदु को नहीं मान पाओगे। और तुम अगर भाग को नहीं मानते हो तो जो इसके बाद आएगा उसको मानना पड़ेगा। इसीलिए सोचा भैया कि इसको हटाओ और इसको अपरिभाषित करो। तो इसीलिए असल की ज़िंदगी में ना बिंदु का, ना रेखा का, ना समतल का, ना पृष्ठ का, इनका जो परिभाषा है वो अनडिफाइंड है। हाँ, तुमको किताबों में मिल सकता है, वो लिखा हुआ है कि इसकी एक विमा होती है, 2 विमा होती है, वो हमने भी बताया है, लेकिन वो सही में नहीं है। हमने बस उसको बता दिया कि इसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, उसको परिभाषित नहीं किया है हमने। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको आज के जो क्लास है इसमें कुछ समझ में आया होगा। ठीक, तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और जो यूक्लिड साहब है, जो उन्होंने अभिधारणा दिया और अभिगृहित दिया, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम एक लाइन को यानी रेखा को मान लो कि धागा लो और उसको खींच दो, तो तुम वैसे समझ सकते हो कि भैया एक धागा वैसे हो गया, समझा। तो वही सारा चीज़ है। एक समतल को तुम ये मान लो, लेकिन देखो इसका भी कुछ ना कुछ मोटाई है ना भैया, ये जो समतल इससे कुछ मोटाई है ना ये, लेकिन हमने क्या जाना कि समतल का कोई मोटाई नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए जो यूक्लिड की जो ज्यामिति है वो सिर्फ इमेजिनरी है, काल्पनिक है, असल की ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन हमको पढ़ना क्यों है, क्योंकि जो असल वाली जो है वो इसी से आएगी। ठीक है, तो रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यूक्लिड के अवगृहित और अभिधारणा के साथ।